फ्रेंड्स, यूनिटी आइस में आपका स्वागत है। तो अभी हम पॉलिटी क्लास कर रहे हैं, तो पॉलिटी क्लास का 7th क्लास की कंप्लीट करेंगे हम। 7th क्लास के 3 या 4 चैप्टर बचे हैं। अब देखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें है वो मैंने बता ही दिया था, कुछ चैप्टर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी है। अब ये देखो, ये थोड़ा बहुत ऐसे ही है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस के लिए है। ये आगे के जो भी चैप्टर आएंगे वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संचार माध्यमों को समझना। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपके क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय आप कौन सा अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको इसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है? अब ये याद रखने मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये शब्द है मीडिया। मीडिया देखो, ऐसे भी यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पार्ट में आप मीडिया यानी संचार माध्यम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यम से सीखी हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रमों तक आप देखते हैं कि उन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यम में से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक मीडिया ही कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेशों के जन समूह तक, इसलिए उन्हें जनसंचार माध्यम में मास मीडिया कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, अब आजकल आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका भी मतलब विभाजन हो गया, प्रिंट मीडिया। तो ये चीज़ें याद रखना। जो चीज़ें पहले देखो, जैसे अखबार, न्यूज़पेपर नहीं था, पर आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो है डिजिटल प्रिंट, हाँ डिजिटल प्रिंट याद रखना, डिजिटल प्रिंट मीडिया। पहले तो आपको छपे हुए अखबार ही मिलते थे, आजकल डिजिटल भी अखबार मिलते हैं। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने ही छपाई करते हुए गुटनबर्ग कब शुरू हुआ, ये चीज़ें कोई काम की नहीं है अपने। संचार माध्यम और तकनीक आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू है। इन्हीं प्रचलन में लाए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। बस सही है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि उनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं को छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्र को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यम को अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। जैसे यूट्यूब है, देखिए यूट्यूब पे आजकल सब न्यूज़ चैनल है, तो आराम से हर व्यक्ति तक एक्सेस हो गया है। इससे ध्वनि और चित्र की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है। ये हमारे जीवन के लिए बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। अब देखिए, वो अभी 2005 की समथिंग ये लिखी गई है एनसीईआरटी, उस टाइम के दौर की बात है। आज के दौर की मोबाइल के बिना नहीं रखा जा सकता ना। चीज़ें बदली है, सोचो 20 सालों में कितनी सारी चीज़ें बदल गई है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाए जाते हैं। इसी कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न दुनिया को बहुत पास ला दिया है। अब जब सोचो 1940 में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। अपन सोचो आज इसकी कोई भूमिका ही नहीं है। ये यंत्र टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। सोचो आज कितना आगे निकल गया अपन। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेड। इस यंत्र के दौरान उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था।
संचार माध्यम और जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। इसीलिए है ना, टीवी चैनल चलाना बहुत पैसे वाला काम है। जैसे अब रवीश कुमार को निकाल दिया गया, अब यूट्यूब चैनल तो चला रहे हैं, परंतु वो याद रखना कि इतने बड़े लेवल पे वो नहीं चला सकते, उसके लिए फंडिंग लगती है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होते हैं। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अब यही कारण है कि आजकल मीडिया जो पक्षपाती हो रही है। देखो, बिजनेसमैन को उसको प्रॉफिट से मतलब है, ये चीज़ याद रखना। उसको कोई मतलब नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है, उसको जहाँ प्रॉफिट हो रहा तो वो उसी विचारधारा को फॉलो करेगा, उसी चीज़ों को बढ़ावा देगा। वो सरकार से क्यों बेर लेगा? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बड़ा कारण है। जनसंचार माध्यम लगातार जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापनों को, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार-बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार-बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे भी के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों को बार-बार आवर्ती साझा की जाती है कि आप बार-बार बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदें। अब ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है। इसलिए देखना यूट्यूब में जो आता है, अब ये देखो 2005 के समथिंग बताया कि कितनी कमाई, आज सोचो कितनी कमाई होगी। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक बीच पड़ता है, और आज ये करोड़ों में चला गया होगा दाम। और इसमें भी जो तुम्हारा जो है टीआरपी वैल्यू, भाई उस न्यूज़ चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, अगर वो करोड़ों लोग देख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उसी अकॉर्डिंग पैसे लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। संचार माध्यम लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं को चर्चा करने में संचार माध्यम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यम से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचार के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा भी संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। और जैसे मणिपुर में हुआ, अब देखो, जैसे पूरे देश को पता चला रहा, नहीं तो पता ही नहीं लगता अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगर अगले पृष्ठ में दिए गए समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। अब ये देखो, कारखाने बंद होने से घोर अशांति। अब चीज़ें में स्वाभाविक सी बात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। अभी न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये इंडिया डेली की रिपोर्ट है। अब ये अपने लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो न्यूज़पेपर का किसी अंश को दिया गया है, इसमें समझ सकते हो बस कि क्या इनका इम्पोर्टेंट, कैसे देखो लेखन शैली होती है। चलो वो देख लेते हैं एक बार। देखो, कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने निर्णय को जल्दीबाजी में लिया, परंतु विरोधियों को भी काफ़ी समय से पता था कि इनकी इकाइयाँ गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक सी जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि प्रदूषण की शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगार के पुनः स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। दिल्ली न्यूज सर्विस, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों को बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा है कि इससे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त
परिवर्तन भी नहीं किए गए। अभी देखो मतलब कैसे एक उनका पक्ष रख रहा है, एक उनका पक्ष रख रहा है। कारखानों के मालिकों मजदूरों ने कारखाना बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में हमें दे रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो ऐसे देखो दोनों पक्षों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है, तो ये चीज़ याद रखना। वास्तविकता ये है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती। उनकी यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर यदि आप इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। ये पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। पर न्यूज़ पेपर में ऐसा नहीं होता। सब लोग अपने जो विचारधारा होते हैं वो सब उस अकॉर्डिंग लिखते हैं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों का कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे उससे क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। अब देखो मीडिया घराने तो मतलब कॉर्पोरेट स्टाइल में चलते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे लगे, लोग पैसे लगा के रखते हैं उसमें बिजनेस में, तो सब सी बात है वो लोग स्वतंत्र कुछ भी न्यूज़ ऐसा नहीं है भाई, उनसे वेरीफाई होके जाता है। बहुत मीडिया आप फिल्म में भी देखी होगी ऐसे ही, तो ऐसा है ही नहीं। तभी तो आजकल मीडिया बिकाऊ हो गया है। अब देखो ना, काम की चीज़ें कुछ ही नहीं दिखाते मीडिया वाले, आलतू फालतू। वो सीमा सचिन का मैटर वो कितने भाई 1 साल से ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल अभी भी चला रहे हैं उसको। सोचो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लोगों के साथ कास्टिज्म हो रहा है आज भी, वो कोई नहीं दिखा रहा है। लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ शोषण हो रहा है, सरकारी योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कोई नहीं बताएगा। अरे मीडिया का जो रोल है, असली रोल यही है, परंतु वही है कि मीडिया अपनी वास्तविकता से भाग रही है। तथ्य यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण होता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुँचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए जब सरकार ने संचार माध्यम के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय तक 1975-77 का आपातकाल का था। देखो वो तो है ही, उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सब चीज़ें नियंत्रण में चल रही थी। तो मैं एक और बात बताता हूँ, जैसे ये तो चलो ठीक है भाई, उस टाइम इमरजेंसी था, गलत था, बहुत गलत हुआ। उसका परिणाम इंदिरा गांधी को भुगतना भी पड़ा, बाद के चुनावों में हार भी झेलनी पड़ी। पर अभी सोचो कि वो शाहरुख खान की मूवी आई थी, कपड़ों के आधार पर सोचो कि सेंसरशिप की जा रही है, तो अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये चीज़ याद रखना। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों के दिखाए गए समाचारों पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो सरकारें कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारी कोई नेगेटिव छवि जाए, पर वास्तविक लोकतंत्र का तो यही मतलब है ना कि सरकार की छवि दिखाई जाए, भाई सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है, जनता के प्रति कितनी अकाउंटेबल है सरकार। ये चीज़ याद रखना, सरकार की यही भूमिका है। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमें चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो हम कुछ टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं, दुनिया को देखने वाली खिड़की की तरह। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है। टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम है, सास भी कभी बहू थी। सोचो स्मृति ईरानी इसी मेन जो कैरेक्टर है इसकी मंत्री पद तक पहुँच गई। सोचो ये है, इनका विकास जरूर हो गया, इनको देखने वालों को कुछ नहीं, उनका समय खराब हुआ। जैसे धारावाहिक, पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, अभी देखो अमिताभ बच्चन जरूर बन गए करोड़पति, और तो कोई बना नहीं बना। वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, ये देखो सलमान खान वाला, समाचार, खेल और कार्टून आदि, हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं, क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके।
आप भी चाहते ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। टीवी हम अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के, समझ आता अमीरों के बारे में। हमें सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। बहुत प्रभाव पड़ता है, ये याद रखना। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। ये हुई ना बात, ये हकीकत है। फिल्मी स्टार, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़ जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहाँ हम सबको पहुँचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद भी ले और देखे और सुने प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं पॉल्यूशन को लेके। अब न्यूज़, क्योंकि इसमें सरकार की इमेज खराब होती है तो लोग बहुत न्यूज़ पे जो है दिखाते ही नहीं है। अखबारों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी इन चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा ही होता है, ये चीज़ याद रखना। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर भी इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इस तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दों के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब देखिए यहाँ कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इससे भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए गए जाने योग्य नहीं है, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। अब देखो चीज़ें कैसे बदल जाती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को नियमित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम हमारा मसौदा एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यम ने कोयला पेय में कीटनाशकों का स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह कोयला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोयला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश कर संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। देखो असली काम तो ये होना चाहिए। अपन सोचो संचार माध्यम से फैशन सो ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, अब इनसे किसका कितने लोगों को मार्जिनलाइज सेक्शन का क्यों फ़ायदा है, तो वो भी देखना पड़ेगा कितना जस्टिसेबल है। देखो फिर बता रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर अच्छे स्वरूप में चले तो बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। कोई भी चीज़ हो, मीडिया की बात नहीं है, सरकारें हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तो ये चीज़ याद रखना। शिक्षक भी अगर अपन अपना अच्छे से काम करें, ईमानदारी से करें तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में सफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हज़ारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत ही कम ही चर्चा करते हुए देखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा कर दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। देखो मैं वही बता रहा हूँ, देखो अभी जैसे पक्षपाती मीडिया हो गया ना यहाँ पे। स्थानीय संचार माध्यम ये जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह सेवा अपना समाचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों के विभिन्न फसलों के मूल्यों के बारे में बताते हैं
और उन्हें बीज तथा उर्वरक के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निवेदनों, सामाजिक वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। और कभी-कभी तो इन लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी दे देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। सोचो, स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट। इस समाचार पत्र के पाठक किसान, दुकानदार, पंचायती सदस्य, स्कूल के शिक्षक और महिलाएं, जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना भी सीखा है। क्या है कर सर्वे, ठीक है। पंचतंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना, और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट को प्रकाश में आना कठिन है। इस ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, ये लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया और क्यों। ये चीज़ रखना बहुत, जैसे कोविड-19 में बहुत लोग मरे और कोई एक्सेप्ट चली करता है, ना सरकार एक्सेप्ट करती, ना सरकारी आंकड़े आपको कभी एक्सेप्ट करते हुए नहीं मिलेंगे। ये चीज़ याद रख लेना। नहीं चैनल, ये सब सारी चीज़ें आधी अधूरी रहती है। मतलब ऐसे क्लास लेना मुश्किल हो जाएगा भाई। सामाजिक विज्ञापन, सरकार और निजी संस्था ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अभी देखिए अवेयरनेस का काम होता है ये भाई। जब ये लग जाए तो लोग है ना इसके नीचे जैसे जाते हैं रहते हैं, तभी एक्सीडेंट होते हैं, लापरवाही करते हैं, तभी ये हाल होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक अच्छे तरीके दिखाया गया है कैसे बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो, टीवी और समाचार पत्र के मालिक है, वो यहाँ बैठे, उनको क्या मतलब गरीब लोगों से। खुद सोचो, अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं, सोचो कितना अपना बिजनेस भी बढ़ाते रहते हैं। संचार माध्यम विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, ये बेचारे खरीदते हैं। लोग संचार माध्यम में देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो पैसा वापस उन्हें व्यापारी प्रतिष्ठानों को चले जाता है। तो सोचो कितना मल्टीपल बिजनेस। प्रकाशित, हम इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षरता विवरण आदि से, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिनसे बहुत अधिक लोग पढ़ सकें। सेंसरशिप, इसके तात्पर्य सरकार को शक्ति अधिकार है। इसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने, प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ में शब्द का प्रयोग टीवी तथा रेडियो कार्यक्रम के संबंध में है, जिनके बहुत बड़े क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्राय रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों का अवरोध करके किया जाता है। अभी देखो मार्केट है, अभी थोड़ा मेंस से ओरिएंटेड में पीटी ओरिएंटेशन ऐसा कुछ है नहीं इनमें, पर हाँ मेंस के लिए काम आएगा। मैं पहले बताऊँ, जैसे वो ऐसे भी आएगा भाई मीडिया से, अरे एक दो नहीं, दो 3 बार आया, 2024 में भी आया है। तो चीज़ याद रखना। हमारे आसपास के बाज़ार, हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियाँ, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉफ़ी आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की घुमटी, साप्ताहिक हाट बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ों खरीदार तक कैसे आती है, खरीदार कौन है, बेचने वाले कौन है, और इस सबके बीच कैसी और क्या समस्या सामने आती है। तो ये मेंस का टॉपिक मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस पीटी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अब देखो, समीर रेडीमेड वस्तुओं के एक व्यापारी है।
जो मतलब होता है ना सिले सिलाई कपड़े बेचना। सभी साप्ताहिक बाजार के छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग सप्ताह जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठा आते जाते हैं, इसके लिए वे किराए की मिनी में ले लेते हैं। इससे ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे त्योहारों के मौके पर अच्छा व्यवसाय कर लेता है। अब देखो ध्यान से समझना है कि कैसे मार्केट चलता है। जिस मान को कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, तो मेरा मानना है जो डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितने में बिक सकती है। बट नॉर्मली लोग दुगुना प्रॉफिट लेके चलते हैं, मतलब दुगुना दाम लेके चलते हैं, ताकि 100 रुपये में। अब देखो इसमें क्यों, कारण देखो भाई, अगर ये मान के चलो एक चीज़ पे 100 रुपये कमा रहा है, तो 100 रुपये में भाई इसका जो किराया भाड़ा होगा वो सब चीज़ें रहेगी इसमें इंक्लूड, नहीं बिका सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती है, रिस्क भी रहता है। तो वैसे दाम डिसाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक बाजार के नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज़ खुलने वाली बाकी दुकानें नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे नेहरू विहार में संडे मार्केट लगता है, हमारी तरफ गांव में फ्राइडे भी लगने लग गया, शुक्र बाजार लगने लग गया। तो ये चीज़ें आजकल चल रही, गांव ग्रामीण लेवल पे भी चलने लग गई है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में से हज़ारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दाम पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। हाँ भाई, समझ में किराया है, लाइट का बिल है, ये सारी चीज़ें होती है। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजार में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदार के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे उन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जैसे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। और यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है, तो लोगों के पास विकल्प होता है कि वो अगली दुकानों पर भी वही सामान देख ले जहाँ संभव है कि वह वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदार के पास ये अवसर भी होता है कि वो मोल तोल करके भाव कम करवा सकता है। ये बात सही है। तभी देखना कि जो संडे मार्केट में यहाँ मिलता है सामान सस्ता होता है, नॉर्मल जहाँ रेगुलर दुकानें लगाते हैं उनके कंपैरिजन बहुत कम होता है, आधा आधा रेट का फ़र्क पड़ जाता है। साप्ताहिक बाजार का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियाँ, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। और यहीं नेहरू विहार जो मार्केट लगता है उसमें सब्जी भी मिलेगी आपको, कपड़े भी मिलेंगे, राशन का सामान भी मिलेगा, छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाएगी, मतलब सब मिलता है, मतलब जो बेसिक डेली रूटीन वाली चीज़ें होती हैं। मोहल्ले की दुकानें, हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह के सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम उन अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हमें पास की डेयरी में दूध, कितना व्यापारी से तेल, मसाले, अन्य खाद्य पदार्थों तथा स्टेशनरी के व्यापार से कागज़, कलम या फिर दवाइयों की दुकानों से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जो भाई सबाई सी बात है, देखो फल बेचने वाला अगर स्थायी दुकान लगा रहा तो क्या, तो बहुत बड़ा मार्केट है उसका, ये तो बचत नहीं है भाई, किराया भी नहीं निकलता, ये चीज़ याद रख लेना। पर ये भी है, बेचारे जो ठेले लगा के बेचते हैं उनको पुलिस वालों को भी देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंडिया में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलता है। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यह भीड़ थी। दुकान मालिक 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने, पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इसी बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। भाई हाथ की सबसे ऊपरी सेल पर अलग अलग ब्रांडों की साबुन की टिक्कियाँ रखी थी। दूसरी सेल पर दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े हुए थे।
सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3,000 रुपये की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर से भी यह संख्या लिखकर रखवा ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान के हिसाब चुका दिया जाएगा। अब ये देखो, ये होता है कि आपका जो आसपास का जो है, जहाँ लोग आपको जानते हैं, वहाँ आपको दे देंगे लोग हर मार्केट में नहीं देंगे ना। तो ये चीज़ें याद रखना, ये फ़र्क पड़ता है। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी थी। हमारे घरों के करीब तो वे होती और हम सप्ताह की किसी भी दिन और किसी समय इन दुकान पर जा सकते हैं। सामान्य दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है, जैसे कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजा कर भी सामान बेचते हैं। अंजन मॉल पर एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। ये कांच की बनी लगती थी और इसमें बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रहे थे। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े से के जूते, किताबें आदि तरह की दुकानों को देखना चमत्कारी लग रहा था। मॉल के तीसरे मोहल्ले पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी। एक भी कपड़ा 3,000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थे। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले जाऊँगी, यहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। अब यही होता है भारतीय। देखो, बात तो ऐसा नहीं है। देखो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैंने जो अनुभव रहा मेरा, कि आप देखो नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रांडेड कपड़े भी होते हैं। दाम सफाई की बात है, नॉर्मल कपड़े और ब्रांडेड कपड़े में बहुत अंतर होता है। पर हाँ, चीज़ें देखो, लोग नाम फेम के लिए भी पहनते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें क्वालिटी नहीं होती, भाई होती भी है, क्वालिटी भी होती है, कंफर्ट का बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती भी है। पर हाँ, कि वो थोड़ा ब्रांडेड होने के कारण फिर बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाती है। ये चीज़ है। तो भाई सब अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चीज़ों को समायोजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या ही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहर में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं, जो एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपने बड़ी-बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान ही मिलता है, कुछ बिना ब्रांड का सामान ही मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े-बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनी अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़ी शहरी बाजार और अपने विशेष शोरूमों से बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इसे ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोगों ही उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला अभी दिल्ली का है, आज़ादपुर, दरियागंज, ओखला, केशवपुर। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा, जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामान का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों में सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हम कम मात्रा में, जैसे कि किलो सब्जी या प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक वस्तु उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारी को कोई नहीं, कंप्लीट करनी ही है आज, फिर क्लास पे कंप्लीट करते हैं, तभी ठीक होगी, तब कर देंगे।
या खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारी लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ताओं को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है, जो मतलब आपको साप्ताहिक बाजार बेचने आता है वो। ये भी दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। अभी दिल्ली के थोक बाजार है, यहाँ पे है ना किलो के भाव से चीज़ें मिलती है भाई। जो कॉपी किताब आप खरीदते हो यहाँ पे पर नग मिलती है, परंतु जब आप मार्केट में जाओगे वहाँ पे किलो के भाव से मिलती है। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरण से समझेंगे। हम हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तु पहले पहुँचती है और यहीं से अन्य व्यापारी तक पहुँचते हैं। सड़क के किनारे दुकानों, छोटा सा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक के सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़ी गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हमें ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। आपका शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। हफ्ता उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय बहुत सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियाँ तेज हो रही होती है। आसपास दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ में सब्जी यहाँ आने लगती है। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आपदा भी इस नीलामी का शामिल होता है। सब्जियाँ देखकर वह तय करता है कि आज क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी, 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहाँ सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर को व्यापारी को सब्जी बेचता है। सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगता है। यहाँ से दिन भर की खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। हर जगह बाजार, हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। बाजार अपनी अपनी जगह और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुँचा दिए जाते हैं। मतलब ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी, जैसे ब्लिंकिट देता है, फ्लिपकार्ट देता है। शहरी सतर्क लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम, डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनी प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वे बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। ये जरूरी नहीं कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कमी ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे पर प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों को इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकी, एक्सेल पाइप आदि अलग अलग कारखानों में खरीदे जाते हैं। परंतु इसको सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। इन सब चीज़ को बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और समानता, इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली है। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानदारों को देखा। दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी सी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है। अभी देखो मॉल है, ऐसे मॉल ब्रांडेड महंगी वस्तुएं से क्योंकि दूसरा आदमी अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। ये बात भी सही है। इस तरह वो इसलिए तभी सस्ता दे देता है। अगर मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाता तो समय से बात महंगी बेचेगा कोई चीज़। इस तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थिति है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों से महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के कारण हमारी आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। ये बात सही है एकदम। अब देखो SDG गोल 12 है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुँचने से बनने वाली बाजारी श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से यह भी संभव है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक हमें कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का
प्रयास करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होगा। साप्ताहिक बाजार वही जो लगता है सप्ताह में बाजार। ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजार में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती है, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े, बर्तन आदि। मॉल ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है, जहाँ इमारतें बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमाघर तक होते हैं। इन दुकानों में प्राय ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक इसके हाथ से बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पाद जिनमें सब्जी, फल फूल आदि भी सम्मिलित है कि अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजारों की श्रृंखला बाजार की एक श्रृंखला जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पादों की एक बाजार से होती हुई दूसरे बाजार में पहुँचती है। अब ये अध्याय 8 बाजार में कमीज। 2 चैप्टर हो रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। यह अध्याय में हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता नहीं, या कुछ दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता? हाँ, हम ये पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। देखो, जहाँ पे भी चीज़ों को वैल्यू एडिशन होता है ना, याद रख लेना वहाँ जो है दाम बढ़ जाते हैं। कर्नूल में कपास उगाने वाले किसान हैं स्वप्ना, जो कर्नूल आंध्र प्रदेश की छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडो पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कर्नूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना व्यापारी से खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2,500 कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना के साथ मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई से बेचेंगे। देखो मेरा मानना, देखो ना, ये चीज़ गलत है, पर इसमें क्या ना है, पहले लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक तो बेचारे उसको उचित दाम नहीं मिलेंगे, दूसरा अगर हाँ ये इस कंडीशन में करो आप कि आप उसको कम दर पे ब्याज उपलब्ध करवा रहे हो, चलो एक वो बनता भी है वो बात, पर लोग है ना फिर गलत हो जाता है वो चीज़ कि तो आप उसको उचित दाम दो, चलो ठीक है ब्याज ले रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ पर दोनों तरफ से लोगों को धोखा दो तो बहुत बड़ी हो गई। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों के इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार भी लेना पड़ता है। व्यापारी परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे और ₹1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। अब देखो यही चीज़ है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कर्नूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, जीनिंग मिलें कपास खरीदती है, जीनिंग मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती है, सूत काटने की मिलों से कपास धागा बनाती है, सूत काटने से मिले व्यापारी को धागा भेज देती है। सोचो कितने लोगों को रोजगार देती है चीज़ें। स्वप्ना केवल 3000। व्यापारी रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई। स्वप्ना इस रुई को उगाने मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की। आप देखिए इस बार रुई कितनी बड़ी और साफ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी, अम्मा मैं आपकी अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे आपसे। तो ये देखो, ये फियर क्रिएट किया जाता है। आपको मेरे विश्वास नहीं है तो कर्नूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकते हैं। मैंने तो केवल उम्मीद की थी इस बार कहीं रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कुछ महीनों का गुजारा चल सके। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ। व्यापार देखो होता है, जैसे मान के चलो, ध्यान से समझना। मान लें मैंने यहाँ से रुई है 50 रुपये kg खरीदी, ध्यान से समझना, ये चीज़ होती है। देखो मार्केट में आपको, अब ये मान के चलो मुझे इसका दाम मान के चलो 100 रुपये पर kg मिल रहा है, तो आज ये 50 रुपये kg कमाता ही है वो। देखो उसको दुकान भी चलानी है, लोग भी रखेंगे, ये हकीकत है। देखो अब वही बात है ना कि यहाँ पे जो व्यक्ति है कहता आप जो किसानों को कॉन्टेक्ट यहाँ से करो, तो इसलिए सहकारी संघ बनाए जाते हैं। वो ठीक है, सरकारी अपने लेवल पे करे, लोग मिलजुल के करें तो ठीक है, अच्छी बात है।
पर मेरा मानना है कि देखो व्यापारी तो भाई बिज़नेस तो करेगा तो समय से तो पैसे कमाने के लिए। पर हाँ, ये बात है जैसे मान के चलो भाई उसको ₹50 पर केजी में खरीदा और यहाँ बेच रहा ₹200 केजी तो वो गलत है। या ₹150 केजी बेच रहा तब भी गलत है। मेरा मानना चाहिए कि जैसे ₹50 तो ₹100 दे रहा है तो ₹50 दाम बनता है, इतना बनता है ये चीज़ याद रख लेना। पर ऐसा अब तुम सोचो कि हाँ, इतने दानवीर हो जाओ कि हाँ ₹50 केजी, यहाँ पे 50 केजी, तुम क्या फिर क्या कंगाली के लिए वो धंधा करोगे? भाई घर परिवार भी तो चलाना है ना। तो मतलब बिज़नेस ऐसा ही होता है, ये चीज़ याद रख लें। पर हाँ, अति जो है फिर वो गलत हो जाता है। यद्यपि सपनापन मैं फिर बता रहा हूँ इन चीज़ों को बचने का एक ही उपाय है, ये कभी दाम नहीं बढ़ाएँगे जो व्यापारी, इनका वैसे कोऑपरेटिव संघ बना दो इन्हें और वो डायरेक्ट यहाँ से डील करें, तब किसानों की आय बढ़ सकती है। तो ये किया जाना चाहिए। अब ये प्रयास तो किसानों मिल-जुल के सरकार, एनजीओ ये सब सारी चीज़ें कर सकती हैं। यद्यपि सपना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती है। व्यापारी गाँव के शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्ज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी देखो ये गलत है, अभी देखो उसे बहुत कम दाम पे खरीद रहा है, तो वो गलत है। न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस आय से थोड़ी ज़्यादा हो जो वह मजदूरों को मजदूरी करके कमा लेती है। इरोड का कपड़ा बाजार तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार की कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों से बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको भी बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश और विदेश के वस्त्र निर्माताओं से निर्यातकों उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध भी कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में देखेंगे कैसे कार्य होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक चीज़ है। बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया है जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करगे रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ये घर में रखे हुए पावरों बिजली चालित करगे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों को कई घंटों तक काम करते हैं। बुनकरों की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 तक करगे जाते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शॉर्टिंग, औरतों के पोशाकों, कपड़े और चादर इन करगों पर बनाई जाती है। बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि कितना सूद दिया गया और उन कपड़ों का भुगतान उन्हें कर देता है। अब जब मैं फिर बता रहा हूँ ये सिस्टम है भाई, ये एक सिस्टम बनता है, ऐसे नहीं होता है। तो अगर ना फिर लोग क्या होता है आजकल ये सोचते हैं कि भाई हम बेचते देखो ठीक है, अगर आप बना पाते हो उस लेवल पे, देखो अगर आपको अब देखो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है तो आपको उस लेवल का माल चाहिए, तो फिर आप धीरे धीरे भी आप भी वही बन जाओगे जो ये लोग पहले से स्थापित करके रखते हैं। पर ना मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो एक मार्जिन से ज़्यादा बढ़ के अगर कोई कम देता है पैसा तो वो गलत है। फिर ऐसा नहीं कि सारा प्रॉफिट मैं ही कमाऊँ, तो वो व्यवस्था खतरनाक हो जाती है। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारी को बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं कि इसके लिए किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। तो बात सही बात सी बात है। 3-4 गुना कमाते हैं वो। कपड़ा बाजार में व्यापारी है कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारी के हित में भी अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करके खरीदते हैं। अब ये देखो ये सहकारी संघ के द्वारा हो सकते हैं। देखो आगे देखेंगे इसमें मिलेगा भी एग्जाम्पल कि कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है।
एक कर्गे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकरों को 2 कर्गे के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन कर्गों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। सोचो इतना ब्याज भी चले जाएगा लोगों को। व्यापारी बुनकरों के बीच व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में व्यवस्था प्रचलित है। खासतौर से गुजरात में देखोगे इस टाइप की चीज़ें बहुत मिलेगी। अब मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत पुराने प्राचीन काल से जो चलते आ रहे हैं ऐसे धंधे हैं जिसमें ये चीज़ें सब चलती है। हमने देखा है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था, देखो मैं बता रहा था ना, अब ये करना पड़ेगा भाई आपको, तब जाके इनका कल्याण हो सकता है। इस सहकारी संस्था में वे लोग जिनके समान इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियाँ सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों को उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्था में कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। अब देखो ऐसे फ़ायदा होता है। इस तरह सरकार करगा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर कोटोपेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें भी देखी होगी। देखो ऐसे फ़ायदा मिलता है जब आप यूनिटी में रहोगे। पर देखो मैं फिर बताऊँ, मनुष्य स्वभाव ऐसा था, लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, लड़ाई झगड़े रहता है, बहुत सारी चीज़ें, परिवार के लोग एकजुट नहीं रह पाते हैं। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान देखना। जैसे यहाँ नेहरू विहार का ही है, मान के चलो, अगर यहाँ स्टूडेंट यूनाइट हो जाए, एक जगह हो जाए, तो यहाँ किसी की हिम्मत है इतना ब्रोकरेज ये सब सारी चीज़ें लूटना बच्चों के साथ जो होता है। अब देखो यहाँ बच्चे यूनाइट नहीं हो पाते, स्टूडेंट यूनाइट नहीं हो पाते, इसके कारण शोषण होता है। ब्रोकर भी लूट रहा है, मकान मालिक भी लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। तो यही होता है, जब यूनिटी नहीं होती है तब स्वाभाविक सी बात है आप किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। कोचिंग वाले भी लूटते हैं, सब सारी चीज़ें होती हैं। तो वही मामला है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात का एक कारखाना है। ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनी बनाई वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाला फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजें विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी होते हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम माल पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। समझो, इसलिए निर्माता की इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाने खर्चों में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो इनकी मजबूरियाँ है इसलिए मतलब बिजनेस वही ऐसे नहीं होता है। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम कमा लेते हैं। इस तरह वे अपने लाभ तो बढ़ाते ही हैं, विदेशी ग्राहकों को सस्ते दामों पर वस्त्र देते भी हैं। इम्पैक्ट गवर्नमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार, उनमें से अधिकांश महिलाएं, इनमें से अधिकतर कामगार को अस्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तो उसे जाने को कह सकता है। कामगार मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वाला अधिकतम वेतन दर्जे को मिलता है जो लगभग 3,000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्री को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकेजिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इसके लिए भी न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। अब यहाँ देखो मजदूरी भुगतान कैसे होता है। दर्जी को इतना होता है 3,000 रुपये प्रति माह। प्रेस करने वाले को प्रति पीस के हिसाब से होता है 1.5 रुपये। जांच करना 2,000 रुपये प्रति माह। धागे काटना, बटन लगाना 1,500 प्रति माह। अब देखिए कितना सारी चीज़ें हैं। इसको 300 रुपये में ख़रीदा, भंडारा आदि मान लो 200 रुपये चार्ज लग गया, विज्ञापन पे 400 रुपये लग गया, लाभ इसको 900 रुपये हो रहा है। तो देखो कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कमीज, संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कई कमीजें प्रदर्शित की गई। उनकी कीमत $26 रखी गई, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,800 रुपये में बेची जाती है। अब सोचो लागत इसकी इतनी है 900 रुपये, 900 रुपये का प्रॉफिट। छोटे काम की चीज़ नहीं है।
तो ये चीज़ आ रहा है। देखो लोग प्रॉफिट के लिए तो इसीलिए तो बिजनेस बोलता है। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कम कपड़ा कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल की मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से बढ़ा। कामगारों की मजदूरी 25 प्रति कमीज जो कार्यालय चलाएंगे 25 रुपये प्रति कमीज की दर से। क्या भी वस्त्र निर्यातक प्रति कमीज में मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं। अब ये चीज़ें डिपेंड करता है कौन से मार्केट में बेच रहे होते हैं। यूएस में तो बिक जाएगी 1800 रुपये में, बाहर में चलिए बिकेगी नहीं। तो वो चीज़ें भी काम करती है, जीएसटी लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है। बाजार की श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ताओं को सुपरमार्केट की खरीदारी से जोड़ देती है। श्रृंखला को हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में दर्शा सकते हैं। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसाय ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। देखो मैं वही बता रहा हूँ। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातकों को लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरे वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसानों की रोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसाय तो व्यापारियों को स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो सपना हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। सतत विकास लक्ष्य 8 है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे कि छोटी किसान स्वप्न मामले में हुए, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के हाथ होता है, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए हो जैसे वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इस समस्या समाधान के लिए भी सारे रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानून की दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे कि तवान आधार पर मछुआरों ने कैसे सहकारी संस्था प्रारंभ की। अच्छा, व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ जमा वही तुम देखो। जिनिंग मिल क्या होते हैं, फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई की दवा के गट्टे भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेजे जाते हैं। निर्यातक को व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। मुनाफा जो आमदनी उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्चे से आमदनी ज़्यादा हो तो घटा हो जाता। लास्ट चैप्टर है समानता के लिए संघर्ष। और यही जो है मेन जो है पॉलिटी अपन जो पढ़ते हैं राजनीति, उसमें सबसे मेन चीज़ यही है, फंडामेंटल राइट भी है। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और सपना जैसे लोगों ने पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उसके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं। इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहाँ लोग असमानता के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है। क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पढ़े चित्रलेख आपको ध्यान है। इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी है। तो मतलब कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे आपको यहाँ से। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि राज्य और उसके कानूनी दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वैश्विक नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार। मताधिकार की ताकत के जरिए जनता अपना प्रतिनिधियों को चुनती है, बदलती है। ये बात सही है। मताधिकार से भी हमारे भीतर समानता भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी और की व्यक्ति की वोट की है। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा कि कैसे स्वास्थ्य सेवा में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों की लापरवाही वाली रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया। ये भी लोग जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते।
ये बात सही है। सतत विकास लक्ष्य 1 है गरीबी का अंत करना, नो पॉवर्टी। इसी तरह देखिए एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। सुपन्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को भी कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाले लाखों महिलाएं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती है, इसके बाद भी अपमानित होने का विवश है क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती है। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और समानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। अब ये देखो बहुत बड़ी दुविधा है। दूसरी ओर अंसारी दंपति संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तभी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। अब देखो ये है कि असमानता है। तो ये याद रखना, आर्थिक आधार पे नहीं होता है, सामाजिक, राजनीतिक, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काम करती है। ठीक इसी प्रकार के स्कूल के अध्यापक ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूलों द्वारा मैदान महज इसलिए साफ कराया क्योंकि दलित थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव को प्राथमिक कारण यह था कि किसी खास सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारक जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। जैसे भारत में यह वास्तविकता है कि जो गरीब है, सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय है, उनमें से विशेषतर महिलाएं, उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। भारतीय जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, लगभग आधी जनसंख्या। 14.2% मुसलमान है, 16.6% दलित है और 8.6% आदिवासी है। सोचो इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ देखो लगभग 25 से 40% जनसंख्या के साथ भेदभाव होता है। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है, खराब स्थिति है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव, कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि वहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधा का अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। सतत विकास लक्ष्य 10 असमानता को कम करना, सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत में ये चीज़ बढ़ती जा रही है, तो इससे पता लगता है सरकारें क्या काम कर रही है। समानता के लिए संघर्ष, दुनिया भर के तमाम समुदाय, गाँवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्ष के अनुसम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना है। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के लिए विशेष मुद्दों को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं क्योंकि इस समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीके से समानता के लिए महिलाओं को आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा एक दूसरा उदाहरण है जहाँ लोग अपने अधिकार के साथ खड़े हुए। ऐसे तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास है जिनसे बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गीवासियों के समूह ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसी तमाम प्रयास भी है हमारे सामने हैं जहाँ लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन भी खड़े किए हैं। तवा मत्स्य संघ यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गाँव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। मैं फिर बताऊँ ना, ये न्याय है ना गरीब लोगों के साथ ही होगा, कभी नहीं होगा पैसे वालों के साथ। तो अपनी पावर उन सब चीज़ों से चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, गरीब लोगों के साथ ही होता है। मुझे बताओ, शहर में एक याद रखना, गरीबों की बस्ती हटा दी जाएगी, सरकारी काम कर लेती है। अब मान के चलो कि पैसे वालों की कोई कॉलोनी है। मुझे याद है यहाँ पे मुखर्जी नगर में, सोचो कि सरकार ने इतनी बार आदेश दे दिए उसको गिराने का, आज तक वो नहीं गिरी है। यहीं गरीब के होते थे 1 मिनट बुलडोजर कानून लागू हो जाता है इन लोगों का। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, चीज़ें बहुत, जो शोषण होता है गरीब लोगों, कमज़ोर लोगों के साथ ही होता है।
शहरी क्षेत्रों में वे बस्तियाँ जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इन सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लघु और समुदाय की स्थापना हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। इसमें कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के सामने आते हैं और देश भर से ऐसे बहुत से संगठन है जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ है, जो और सतपुड़ा के जंगल से स्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ी से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होते हुए आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1998 में आरंभ हुआ, 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिसे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापित ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़े हुए व्यवसाय प्रारंभ किए। यह सब करके भी बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। अब देखो शोषण, बेचारों को पहले यहाँ विस्थापित कर दिया, बेचारों उन्होंने कुछ शुरू किया तो इन्होंने देखो निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। सरकार है सब, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, सब सरकार हो, ब्यूरोक्रेट हो या ये समाज हो, ये जो उच्च वर्ग है उसी के लिए बना है। कार्ल मार्क्स ऐसे नहीं बोलता भाई। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसलिए गरीबों को संगठित होकर कुछ कर सकते हो आप, अकेले रखे तो आपको शोषण ही होगा। कार्ल मार्क्स ऐसे नहीं बोलता मजदूर एक हो जाओ। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए हैं। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया। देख रहे कि लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया। इस तरह तवा संघ नाम से संगठन को बनाया गया। अब देखो संगठन में पावर होती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अरे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहानी सुनी होगी, 4-5 बच्चे थे, बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला था तो उनको बुला के एक सिंगल लकड़ी देता है, पहले सब तोड़ देते हैं, पर जब वो 4-5 लकड़ी एक साथ बोला तो कोई नहीं भी तोड़ नहीं पाता, तो उनको वही सिखा के जाता है। तो यही चीज़ है। नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी बढ़ता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाई गई बांध की दीवार ऊंची होती है, उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। ये फोटो उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने में डूब में आए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर 100 गाँव, जिनमें कुछ पूरी तरह कुछ आंशिक रूप से पानी नीचे समा गए, लगभग 1 लाख लोग स्थापित हो गए। सोचो, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब बेचारों उनका जो सोचो कि कितने को लोग कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनका सामाजिक परिवेश तैयार हो जाता है, कितनी सारी चीज़ें, आजीविका, बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ से विस्थापित होने में क्या सरकारें की मदद कर पाती है? भ्रष्टाचार जिस लेवल पे होता है, सोचो बहुत दिक्कतें होती है भाई। नवगठित तवा मत्स्य संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियाँ पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनका प्रतिरोध देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए समिति गठित की। समिति ने गाँव वालों के जीवन यापन के लिए उनके मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इसी तरह 2 जनवरी 1993 तवा क्षेत्र के 33 गाँवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में प्रारंभ हुआ। मछली तोलती हुई तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया है। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में शामिल होती, सारा माल बाजार तक पहुँचाया जाता, वहाँ भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। अब देखो ये है, संगठन की शक्ति होगी तब तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियाँ मिली। टीएमसी ने सभी के सामने बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब भी आजीविका अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन गुणों को परिचय भी देते हैं। यह प्रस्तुति यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया है।
जानने का हक है। मेरे सपनों के जानने का हक है, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों के जानने का हक है, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं है। मेरे पैरों के जानने का हक है, क्यों क्यों गाँव चलना पड़ा, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी खुद की भूख को ये जानने का हक है, क्यों गोदामों में सड़ते दाने मुझसे मिट्टी पर धान अन्य नहीं। मेरी बूढ़ी माँ के जानने का हक है, क्यों गोली नहीं, सुई दवा खाने पट्टी टाके का सामान नहीं। मेरे बच्चे के जानने का हक है, क्यों रात दिन करी मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं है। मैंने सोचा इस कविता द्वारा एक छोटी सी चीज़ को कैसे दिखा दिया गया है कि भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक होती है। असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ये कविताएं, गीत और कहानियाँ न सिर्फ हमें प्रेरित करती है, बल्कि वो समानता हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती है, बल्कि सही दिशा में चलना भी सिखाती है। तो इसे याद रखना कि शोषण कमज़ोर लोगों का ही होता है। कमज़ोर वही है जो बटारा। जो भी समुदाय संगठित हो गया हो, कभी उसका शोषण नहीं हो सकता, ये बात याद रख लेना। जो बटे रहते हैं उन्हीं का शोषण होता है। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप ये जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तो मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार पर संविधान के प्रावधान है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे कैसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र केंद्र में। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास भी किया जो लोकतंत्र के इस मूलभाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण, संचार के माध्यमों पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम का अमूल्य देना, कपास के किसानों को बेहद कमाई होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ये भी मुद्दे जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में अपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। देश में सामाजिक आर्थिक समानता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसलिए जरूरी है सरकार इस पर काम करे। 2001 में लखनऊ में 15 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक जूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। लोकतंत्र के लिए समता और इसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान, गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके अपने पास अपनी और परिवार की सभी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये चीज़ याद रख लेना। तो ये एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट हो गई है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो इसमें ऐसे कोई पीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ पर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर भी जो भी आगे अपन जब ये 6 to 12 पढ़ लेंगे तो फिर मैं कुछ कुछ चैप्टर बता दूंगा जो पढ़ लेना। एक बार तो ज़रूर पढ़ो इनको, मेरी क्लासेस के साथ देख लो, उससे एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाऊंगा वो पढ़ लेना। टेस्ट वेस्ट लगाओ, वो सब सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 8th क्लास की क्लास जब करेंगे अपन, जब तक बेटा भी ठीक हो जाएगी तब करते हैं।